अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ क्यूरी कॉस्ट, कि कैसे क्यूरी की कॉस्ट को मेजर किया जा सकता है और उसको मज़ीद कम किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्यूरी प्रोसेसिंग की और क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्टेप्स देखे कि सबसे पहले एक क्यूरी राइट होती है, उसके बाद क्यूरी को ट्रांसलेट किया जाता है, उसका रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है और एक नहीं मल्टीपल एक्सप्रेशन बनते हैं। उसमें जो बेस्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करके एग्जीक्यूशन प्लान के लिए रेडी किया जाता है। यहाँ पे एक बात नोट करना है कि हमने कहा जो बेस्ट एक्सप्रेशन है जिसकी कॉस्ट कम है, हमने यही इसके बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसकी कॉस्ट लेस है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, क्यूरी की कॉस्ट क्या है? ठीक है, वो उसको मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किया। क्या वो वैल्यू में आ सकती है? आज हमने उसके बारे में जानना है। ठीक है, कि किसी भी क्यूरी की कॉस्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, थ्रू एनी फार्मूला। ठीक है, और सेकंड चीज़, क्या क्यूरी की कॉस्ट है उसको मज़ीद कम किया जा सकता है? मीन्स कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने उनमें से जो बेस्ट एक्सप्रेशन हमने सेलेक्ट किया जिसकी कॉस्ट कम थी, उसको क्या मज़ीद कम किया जा सकता है? हमने उसके बारे में भी देखना है। एक क्यूरी की कॉस्ट कैसे फाइंड होती है और एक क्यूरी की कॉस्ट को मज़ीद कम किया जा सकता है और किस तरह किया जा सकता है, इसको हमने देखना है। बाकी एवेल्यूएशन प्लान हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, तो इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। आज का हमारा फोकस है क्यूरी की कॉस्ट के ऊपर, कि कैसे फाइंड होती है और उसको मज़ीद हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जी। बेसिकली हम जब कॉस्ट की बात करते हैं किसी भी क्यूरी की कॉस्ट फाइंड करने की, तो वो तीन तरह से हम बात कर रहे होते हैं। उसमें फर्स्ट चीज़ ये होती है कि हम जो डिस्क को एक्सेस करते हैं, जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर है, ठीक है, उसको एक्सेस करने की कॉस्ट। ठीक है, सेकंड, सीपीयू जो साइकिलिंग हो रही होती है, सीपीयू के साइकिल्स चल रहे होते हैं एक डाटा को डिस्क से एक्सेस करके लाने में, उसकी कॉस्ट को भी हम कंसिडर करते हैं एक क्यूरी की कॉस्ट को फाइंड करने में। और जो थर्ड चीज़ है, ट्रांजिट टाइम इन अ नेटवर्क। जब वो क्यूरी किसी नेटवर्क में चल रही हो, ठीक है, तो उस नेटवर्क पे जो कास्ट आ रही है उसको दे, उस पे नेटवर्क पे क्यूरी का ट्रांसफ़र होना और रिजल्ट लेके आना, उस कास्ट को, डिस्क की कास्ट को, सीपीयू की कास्ट को, और ट्रांजिट टाइम इन अ नेटवर्क, तीन चीज़ों को। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्क कॉस्ट की, सीपीयू कॉस्ट की। सीपीयू की कॉस्ट को फाइंड करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिखता जाता हूँ ताकि आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। सीपीयू कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो सीपीयू कॉस्ट क्या है? ये डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना, क्योंकि सीपीयू बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली, स्पीडली वर्क कर रहा होता है। और हम कंपैरिजन करें सीपीयू का और डिस्क का, तो जो डिस्क की, हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड है वो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड से कम होती है। सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, सीपीयू को कंपैरिजन करें हार्ड डिस्क से, सीपीयू को कंपैरिजन करें मेन मेमोरी से, तो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो अगर हम सीपीयू की स्पीड ज़्यादा है तो मतलब कि सीपीयू की कॉस्ट कम है। और डिस्क की स्पीड अगर लो है, ठीक है, डिस्क की स्पीड लो है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है,
एक्चुअली अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिकल ही करवाता आ रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा थ्योरेटिकल आपको कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जो हमने प्रैक्टिकल काम करना है उसके लिए आपकी एक बेस होनी ज़रूरी हो। आपको पता हो कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, हम क्यूरी को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, कैसे हम अपनी डेटाबेस की स्पीड को इन्हांस कर रहे हैं। तो हमें बैक पे पता होगा कि क्यूरी की कॉस्ट होती है, उसको मिनिमाइज़ करना है, वो कैलकुलेट कैसे होती है। तो ये थ्योरेटिकल जो उसका कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, ताकि जब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें तो उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, हमारे पास एक रीज़न हो कि क्यों हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करना कि यार ये तो थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा, जहाँ प्रैक्टिकल आएगा वहाँ पे गौर से, अरे ये उसके लिए हो रहा है, इसको हमने प्रैक्टिकल से ही रिलेट करना है। और अब तक भी हम ऐसे ही करते आए हैं। ठीक है, तो इन जितने पॉइंट्स को आपने इजीली लेना, ज़बरदस्त तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है। तो सीपीयू की बात हमने कर ली कि सीपीयू की वैसे स्पीड ज़्यादा है डिस्क की स्पीड से, उसको उसका जो कैलकुलेट करना कास्ट को वो थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिट टाइम की इन अ नेटवर्क में। देखिए, मैं आपको ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, इसमें हम वैसे भी नेटवर्क की बात नहीं कर रहे। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को अभी इस वक्त कंसिडर करना हमारा पर्पज़ नहीं है, और ना ही मुझे अभी फिलहाल कंसिडर करेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि नेटवर्क जब इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी कॉस्ट भी साथ में क्यूरी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती है। तो बेसिकली ये ट्रांजिट टाइम वहाँ पे कंसिडर किया जाता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात की जा रही हो। इसके लिए आपका एक सेपरेट से सब्जेक्ट भी है जो आप फर्दर पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। वहाँ पे इस ट्रांजिट टाइम इन नेटवर्क की बात डिटेल में की जाएगी। ठीक है, ओके। अब लास्ट में जो चीज़ है जिस पे आज हमने फोकस करना है वो है डिस्क एक्सेस। ठीक है, जब हम डिस्क एक्सेस की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ा, आपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका थोड़ा सा पढ़ा कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके डिफरेंट टाइम होते हैं। सीक टाइम के बारे में आपने तब पढ़ा था। ठीक है, सीक टाइम क्या था कि हार्ड डिस्क को जैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है, और जैसे हम अपना काम एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा होता है ना एक हार्ड डिस्क के उस पॉइंट को जहाँ पे हमने डाटा रीड या राइट करना है, उस टाइम को हम कह रहे होते हैं ये सीक टाइम है जी, ये इसका सीक टाइम है। ठीक है, तो उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सीक लग रहे हैं, कितनी दफ़ा हमें सीक करना पड़ रहा है, कितनी दफ़ा एक्सेस करना पड़ रहा है एक डाटा को लेने के लिए। कहाँ से? हार्ड डिस्क से, अपनी डिस्क से जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर है। ठीक है, ये सीक टाइम भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे बहुत मेन पॉइंट है, इस पर आप लोगों ने फोकस करना है कि ये भी आगे सीक टाइम डिफरेंट होता है। किस लिहाज से कि जिस डाटा को एक्सेस किया जा रहा है वो डिस्क पे रैंडमली पड़ा है या सिक्वेंशियल पड़ा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, सीक टाइम डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम आई ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एंड sequential IO। ठीक है, ये डिफरेंट है कि वो डाटा हमारा अगर तो रैंडम पड़ा है तो जाहिर बात है वो सीक टाइम ज़्यादा होगा, अगर वो एक ऑर्डर में पड़ा है तो सीक टाइम कम लगेगा। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर हम बिल्कुल सिंपल मीनिंग में मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई टेस्ट है, एनटीएस का टेस्ट है या कोई भी टेस्ट है, तो गार्ड को एक लिस्ट कढ़ा दी गई है
कि जो स्टूडेंट आएगा, जिस स्टूडेंट का आज पेपर है, वो लिस्ट के ऊपर ना सबके CNIC लिखे हुए हैं, नेम और CNIC लिखे हुए हैं। तो गार्ड को कहा है जिसका इस लिस्ट में नेम और CNIC होगा उसको यूनिवर्सिटी में इंटर होने देना, जिसका नहीं होगा उसको ना इंटर होने देना। अब यहाँ पे गौर करें इस एग्जांपल पे, अगर गार्ड को हमने वो लिस्ट दी है जिसमें नेम सारे रैंडम है, उसको एक एक नेम ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? कि वो लिस्ट 500 बंदों की है, 500 स्टूडेंट्स की है। जुबैर एक नेम है तो जेड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लिस्ट सारी रैंडम है, ठीक है? तो उसको शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, जहाँ पे मिल गया उसकी वहाँ पे सर्च खत्म होगी। अगर वही लिस्ट एक सीक्वेंस में हो, पहले ए से शुरू होने वाले नेम आ रहे हो, फिर बी से, फिर सी से, फिर जेड से, अब यहाँ पे अब जुबैर आया, अगर सिक्वेंशियल शीट दी है वो ए से लेकर वाई तक सबको इग्नोर करके जेड वाली लिस्ट देख रहा होगा, जो छोटी सी लिस्ट होगी, वहाँ से उसे फाइंड करना आसान है। तो हमारे बैक पे जो डाटाबेस की बैक पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, अगर हम वो सीक्वेंस में डाटा पड़ा है तो जाहिर बात है टाइम कम लग रहा होता है। तो रैंडमली जो डाटा पड़ा होता है उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेट करता है। यहाँ पे एक बड़ा मेन क्वेश्चन आता है कि हमने जब डाटाबेस बनाई, हम यूज़र को एक्सेस दे रहे हैं कि वो डाटा एंटर करे, हम उसे कैसे बाउंड कर सकते हैं कि वो सीक्वेंस में डाटा दे। जैसे कि मेरे पास आपकी पूरी क्लास है, रोल नंबर 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4, तो मैं किसी को बाउंड नहीं कर सकता कि 1 वाला सबसे हाईएस्ट मार्क्स ले, ठीक है, 2 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम, और एक सीक्वेंस में आप मार्क्स लीजिएगा। नहीं, मार्क्स तो सारी बात है रैंडम आने हैं। मार्क्स रैंडम आने हैं तो क्या मैं उसको सीक्वेंस कैसे स्टोर कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल कैसे स्टोर कर सकता हूँ? अगर एक चीज़ ने आना ही रैंडम, मैं सिक्वेंशियल कैसे स्टोर कर सकता हूँ? ये मुझे पता चल गया कि सीक्वेंस में डाटा पड़ा होगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, क्यूरी की कास्ट कम आएगी। पर मैं सीक्वेंस में कैसे कर सकता हूँ? एक डाटा मेरे पास रैंडमली आया, लेकिन जब क्यूरी चले तो डाटा ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में आ जाए। कैसे पॉसिबल है? इसको मैंने आपको करके दिखाना है, इसको हमने समझना है। हमारे इस टॉपिक का नाम है डाटाबेस इंडेक्सिंग, ठीक है, जिसमें हम क्लस्टर इंडेक्सिंग, नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात करने का मकसद ये है कि मेरे कंसेप्ट को बताना कि भाई हम वो काम जो डाटाबेस इंडेक्सिंग करने वाले हैं, क्यों करने वाले, क्योंकि कॉस्ट, क्यूरी की कॉस्ट यहाँ पे कम होती है अगर डाटा सीक्वेंस में पड़ा है। वहाँ पे मैंने एक इशू भी आपके सामने रेज किया कि भाई डाटा आता ही रैंडम में, रैंडमली हमारे पास आ रहा है, हम सीक्वेंस में कैसे दें, क्यूरी चलते हुए कैसे सीक्वेंस में दें, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। डिस्क एक्सेस करते वक्त नंबर ऑफ सीक टाइम देखा जा रहा होता है कि एक डिस्क को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखे जा रहे होते हैं कि कितने ब्लॉक्स को रीड किया जा रहा है और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को राइट किया जा रहा है। तो आपको पता है हम 2 ही ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, या रीड कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। राइट से मुराद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और रीड से मुराद जब भी हम सेलेक्ट का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और डिस्क एक्सेस में रीड और राइट को आपस में कंपैरिजन करें तो जो कॉस्ट है राइट करने की, जो कॉस्ट है राइट करने की, W फॉर राइट, वो ग्रेटर होगी कॉस्ट ऑफ रीड करने की। ये आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप भी जानते हैं जब आप खुद भी नॉर्मली कोई चीज़ को लिखते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन किसी चीज़ को रीड करते हैं तो टाइम कम लगता है। इसी तरह जब आप हार्ड डिस्क पे, मेमोरी पे, डिस्क पे राइट हो रहा होता है कोई भी चीज़, डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें सिंटैक्स चेक हो रहा होता है, उसमें टेबल नेम, डाटा टाइप्स, उसकी साइज़, उसका साइज़ कि आप उसको कहीं साइज़ को एक्सीड तो नहीं कर रहे, तो बहुत सारी चीज़ें चेक हो रही होती है। उसके बाद डाटा राइट हो रहा होता है, उसका टाइम ज़्यादा लगता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, रीड करने की कॉस्ट कम आती है, ठीक है। हम जो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है, ठीक है। इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने ज़बरदस्त तरीके से समझना है, एक एक बात को, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक फार्मूला की तरफ, कि कोई फार्मूला हो यहाँ पे जिसके थ्रू किसी भी क्यूरी की कॉस्ट को फाइंड किया जा सके। अब बेसिकली मैं मूव कर रहा हूँ फार्मूला की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ सीक टाइम, हम नंबर ऑफ सीक्स को डिनोट करते हैं n से, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ये समझने वाली चीज़ है, अगर एक डिस्क को 5 टाइम एक्सेस किया गया है या 10 टाइम एक्सेस किया गया है,
एन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ टाइम डिस्क को एक्सेस किया गया है, यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए पहली दफ़ा जब एक्सेस किया डिस्क को तो टाइम डिफरेंट आया, दूसरी दफ़ा एक्सेस करेंगे टाइम डिफरेंट आया, क्योंकि दूसरी दफ़ा हो सकता है हमारा प्रोसेस डिफरेंट था। पहली दफ़ा हम राइट करवा रहे थे, दूसरी दफ़ा रीड करवा रहे थे, तीसरी दफ़ा कुछ और काम करवा रहे थे, तो हर दफ़ा टाइम डिफरेंट आ रहा होगा। अगर 5 दफ़ा एक्सेस किया है तो 5 दफ़ा डिफरेंट टाइम है ना, उसका एवरेज टाइम निकाल के हमने लिखना होता है। ठीक है, क्या टाइम लिखना होता है? एवरेज टाइम, एवरेज सीक टाइम। और उसके बाद नंबर ऑफ ब्लॉक्स रीड, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक को रीड किया गया, उसका भी एवरेज टाइम। एक ब्लॉक को रीड करने में टाइम लगता है, ठीक है, दूसरे एक ब्लॉक को रीड करने में टाइम डिफरेंट होगा, दूसरे को रीड करने में टाइम डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे हम उनका एवरेज ले रहे हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमने राइट करने, उनकी कॉस्ट, ठीक है, उनकी कॉस्ट क्या होगी? एन मल्टीप्लाई एवरेज ब्लॉक राइट कॉस्ट। क्लियर? अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे सीक, नंबर ऑफ सीक को कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक रीड को, राइट को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखते चलें, कोई भी टाइम टू ट्रांसफ़र वन ब्लॉक, एक ब्लॉक को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, डेटाबेस से डिस्क में या डिस्क से डेटाबेस में उसको उसका डाटा लेके आना है। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी और टी से। ये इसके सबस्क्रिप्ट में आता है, मतलब टी ऊपर थोड़ा सा आएगा, टी बड़ा टी थोड़ा नीचे आएगा। ये यहाँ पे मुझे सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन नहीं मिल रही, वरना मैं आपको, आप समझ चुके होंगे कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। जो मतलब कि इसके ये जो टी है इसको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा है टाइम टू ट्रांसफ़र वन ब्लॉक। एक ब्लॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए जो टाइम आता है हमारे पास, उसको हम टी सबस्क्रिप्ट में फिर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास एक होता है टाइम टू सीक, जैसे हम कहते हैं टाइम फॉर वन सीक, फॉर वन सीक करने के लिए, डिस्क को सीक करने के लिए, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एस से। टाइम टू ट्रांसफ़र को टी से और टाइम टू सीक को टी एस से। ठीक है, अब लास्ट में ये आखिरी बात, इम्पोर्टेंट बात, अगर हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है एक ऐसे ब्लॉक की जो ट्रांसफ़र हुआ है किसी भी पर्पज़ के लिए, रीड के लिए, राइट के लिए, प्लस जब वो उसने कोई ऑपरेशन अप्लाई होना था तो वो सीक करने में टाइम कितना लगा है। तो यहाँ पे ब्लॉक को मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, किसके साथ? बी के साथ, और सीक को शॉर्ट कर देता हूँ एस के साथ, कि जहाँ पे मुझे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना पड़े मैं बी लिख दूँ, जहाँ पे सीक को रिप्रेजेंट करना पड़े मैं एस लिख दूँ। अभी इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या फार्मूला है? कि नंबर ऑफ ब्लॉक, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ब्लॉक। जब ट्रांसफ़र, एक ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है तो उसको हमने किससे डिनोट किया था? टी से। और ये मैंने आपको बताया ये बड़ा टी इसकी सबस्क्रिप्ट में आना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना है इसका। प्लस हम उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? प्लस किसको करवाना है? सीक टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया? सीक, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कि टाइम जब वन टाइम सीक करते हैं तो कितना टाइम कंज्यूम होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करवाया टी एस से। और ये जो एस है इसको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं किससे? इसको हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो टी एस, ओके, टी एस। इसमें ये टी स्मॉल है जी, ये टी स्मॉल है और ये एस भी स्मॉल है, लेकिन ये सबस्क्रिप्ट में आएगा। तो ये बेसिकली फार्मूला है किसी भी क्वेरी को की कॉस्ट को फाइंड करना। अब मैंने आपको बताया कि क्वेरी की कॉस्ट क्या है, उसके पीछे डिफरेंट एस्पेक्ट है।
कि वो रीड होने के लिए जा रही है, राइट होने के लिए जा रही है। रीड करने के लिए उसकी कास्ट डिफरेंट होगी, राइट करने के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन आपको ये पता चला कि राइट करने की कास्ट ज़्यादा होती है। फिर आपको पता चला कि सीक करने की भी कास्ट होती है। फिर सीक करते वक्त भी दो पॉइंट आ जाते हैं कि वो डाटा जो है वो रैंडमली पड़ा है, सिक्वेंशियल पड़ा है। सिक्वेंशियल पड़ा है तो कास्ट कम होगी, रैंडमली पड़ा है कास्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस फार्मूला के थ्रू किसी भी क्वेरी की कास्ट को फाइंड किया जा सकता है। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है ना, कि हमने सीक टाइम को कम करना है, मज़ीद कम करना है। वो कैसे पॉसिबल है? डाटा को एक ऑर्डर में लेके आने के लिए। उसके लिए हमारा एक टॉपिक है डाटाबेस इंडेक्सिंग। वो नेक्स्ट हम उस पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर यहीं तक था। इसमें से कोई चीज़ समझ ना आए तो आप उससे रेलिवेंट मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।